हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं विवेक सर और आप देख रहे हैं फिलामेंट एकेडमी के अकॉर्डिंग विवेक सर का पूरा लेक्चर्स देखेंगे बेटा। ठीक है, तो आज की हमारी जो क्लास है बेटा, पिछला जो लेक्चर हुआ था उसमें का कुछ क्वेश्चन दिए थे। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखेंगे बेटा। इसके बाद ये हमने दिया था कि किरण वो आरेख खींचना है अपवर्तन के लिए, कि कब प्रकाश किरण अभिलंब के पास आएंगे, कब प्रकाश किरण अभिलंब से दूर जाएंगे। ठीक है, इसके बाद बेटा इसका कुछ मेन पॉइंट पढ़ेंगे। उसके बाद एक चीज हमारा और चलेगा, कांच की स्लैब के कारण, यानी कि कांच लेंगे या कोई ऐसा माध्यम लेंगे जिसके कारण अपवर्तन देखेंगे बेटा, वो मेन टॉपिक है। ठीक है, आगे इसको जल्दी से सॉल्व आउट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक, सोल्यूशन नंबर 1 का क्वेश्चन का देख रहे हैं बेटा, लिखते हैं दिया है। तो दिया है में क्या लिखेंगे, एक एक प्रकाश की निर्वात में तरंग दैर्ध्य, यानी कि लेमडा नॉट का मान कितना दिया बेटा, 860 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, हाँ, एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है बेटा, मीटर में बताना मान, कमेंट करिए। और दूसरा मान दिया इसकी पानी में तरंग दैर्ध्य, डब्ल्यू का मान दिया बेटा 200 एंगस्ट्रॉम। और हम जानते हैं हम जानते हैं क्या बेटा, अपवर्तनांक बराबर n इक्वल टू क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बटा के माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तो निर्वात के लिए लेमडा नॉट लिए बेटा, तो ये क्या आ जाएगा, 860 एंगस्ट्रॉम बटा के 200 एंगस्ट्रॉम से कैंसिल हो गया बेटा, इसको काटेंगे 4310, यानी कि यन का मान यहाँ पे हो सकता है 43 बटा के 10 लिख सकते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं कितना, 4.3। ये हमारा क्या बेटा आंसर है। ठीक है, इसका तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा सोल्यूशन में। क्वेश्चन नंबर हमारे ये 2, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, सॉरी प्रकाश की निर्वात में चाल। एक बात और, ये पहले वाला क्वेश्चन का आंसर कितने लोगों का आया, कमेंट करके तुरंत कमेंट करो यस सर। इसका देखते हैं, प्रकाश की निर्वात में चाल, यानी कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल है, सी का मान है कितना, 3 गुणे 10 पे घाते 8, लिखते हैं बेटा दिया है। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड, जिसका अपवर्तनांक कितना बेटा, यन का मान दिया 1.8, यन का मान कितना दिया 1.8। ठीक है, तो पूछ रहा है तो दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी दूसरे माध्यम को हम जो कोई भी माध्यम ले सकते हैं बेटा। ठीक है, हम यहाँ पे भी में पूछ रहे हैं, दूसरा माध्यम जो भी लेते हैं उसमें पूछे। यहाँ पे कितना माध्यम ले सकते हैं, दो माध्यम के टर्म में, या तो हम कांच ले सकते हैं या तो हम पानी ले सकते हैं। निर्वात की तो बात बोल ही दिया, हवा की बात बोल ही दिया है, तो हम यहाँ लिखते हैं बेटा हम जानते हैं, हम जानते हैं। क्या जानते हैं बेटा, n इक्वल टू सी अपान में भी। तो सी का मान कितना है बेटा, इधर रखते हैं, n का मान 1.8, सी का मान है 3 गुणे 10 पे घाते 8 बटा के भी। तो भी को इधर ट्रांसफर, भी को इधर भेजते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा भी बराबर में कितना हो जाएगा, 3 गुणे 10 पे घाते 8 बटा के 1.8। ठीक है, इसका इधर भेजे, इसको इधर भेज दिए बेटा, तो 3 एकम 3, 3 छक 18.6, हम 1 बटा के 6 गुणे 10 पे घाते, यहाँ पे लिख सकते 10 पे घाते -1, 1 गुणे 10 पे घाते 8 हो सकता है। ठीक बेटा, तो अब इसको देखो क्या कब करते हैं, इसको ऊपर भेजते थे, 1 गुणे 10 पे घाते 8 गुणे 10 पे घाते 1 बटा के 6। ठीक है, तो इस वाले पैटर्न को ध्यान से देखिए बेटा, 1 बटा के 6 गुणे 10 पे घाते, दोनों का आधार देखो 10 के घाते 8 है यहाँ पे, 10 के घाते 1 है यहाँ पे, तो जब बेटा आधार सेम होता है तो घात क्या होता है, जुड़ जाता है। तो 8 1 9, अब डिवाइड करते हैं बेटा, दशमलव का टर्म में आएगा, तो 0.1 6 फिर 6 गुणे 10 पे घाते 9,
तो इसको सॉल्व आउट करेंगे तो बेटा 1.166 गुणे 6 की जगह पे हम क्या कर ले, 7 कर ले, गुणे 10 पे घाते 8, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड। क्योंकि ये भाग कंटिन्यू प्रोसेस में जाएगी बेटा, तो इसको ड्रॉप करने के लिए, रोकने के लिए हमने क्या काम कर रहे हैं, एक अंक या दो अंक के बाद या 3 अंक के बाद हम क्या काम करते हैं, एक अंक बढ़ा के लिख देंगे, बात खत्म हो जाएगी उसमें, ठीक है। रीजन होता है, दशमलव का एक रूल होता है कि अगर दशमलव 3 अंक, 2 अंक के बाद तीसरे अंक में अगर मतलब 7 7 आ रहा है तो इसको अगर रोकना है, मान लेते 7 7 7 7, ये कंटिन्यू प्रोसेस में आ रहा है, डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कर ले, 8 कर ले, तो 8 इसके अंदर हो गया कि नहीं हो गया, खत्म कर लिया जाता है बेटा, ठीक है। तो ये हमने काम कर लिया बेटा, तो ये हमारा बेटा आंसर है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत। तो ठीक है बेटा, तो अब हमारी जो टॉपिक थी, अभी आपको हमने एक क्वेश्चन दिया था, एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 पे घाते -10 मीटर। ये कितने लोगों को पता था? तुरंत कमेंट करिए, हैशटैग विवेक सर, ठीक है, तुरंत कमेंट करिए, जितने लोगों को पता था हैशटैग विवेक सर करिए कमेंट। अब हमारी जो टॉपिक स्टार्ट होगी बेटा, ये रिवीजन का टर्म था, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, आपको पहले ही बता दिए थे, माध्यम 1 2 3 कंडीशन हमने पढ़ा था, 4 5 और 6, ये 6 केस थी। माध्यम इसमें हमारा 3 है, कांच हो गया, हवा हो गया, जल हो जाएगा, ठीक है। इन तीनों के अकॉर्डिंग मिला के हमने दो दो माध्यम बनाया बेटा, पहले में कांच और हवा है, दूसरे में हवा कांच है, तीसरे में हवा जल है, चौथे में कांच जल है, पांचवें में जल कांच है, और छठवें में, ये दोनों सेम हो गया है क्या? सब सेम है। ये वाला माध्यम सेम हो गया, ये ऊपर का यहाँ पे क्या छूटा है, कांच हवा हो गया, हवा कांच हो गया, ठीक है, जल हवा हो गया, ये दोनों तो हो गया, ठीक है, हवा जल और जल हवा कर लेते हैं यहीं पे, ठीक है। यहाँ पे होना चाहिए बेटा जल और हवा। बेटा पिछले वीडियो में हमने ये चीज थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, मिस हो गया था, यहाँ पे कंडीशन अलग होनी चाहिए, तो बाकी सबका सब सेम हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन और ऐड कर लेते हैं बेटा, कांच हुआ, जल हुआ, ए इसको, बी इसको, और सी इसको देते हैं बेटा हवा को, हवा को क्या देते हैं बेटा, सी देते हैं। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा सघन कौन है? कमेंट करिए, ए बी सी, इन तीनों में सबसे ज्यादा सघन कौन है और सबसे ज्यादा विरल कौन है? सघन को यस बना के आगे लिख देना, एबीसी में से जो भी होगा, विरल में जो भी होगा एबीसी, वो वी बना के लिखिए, सेंड करिए बेटा, तुरंत कमेंट करिए, ठीक है बेटा। तो सबसे ज्यादा सघन होगा बेटा ये, और सबसे ज्यादा विरल होगा बेटा ये कंडीशन के ऊपर सघन भी होगा और कंडीशन के ऊपर विरल भी होगा। जब ये कांच के साथ जल रहेगा बेटा, तो कैसा काम करेगा, विरल। जब कांच और जल रहेगा तो उस माध्यम में जल हर समय बेटा काम करेगा विरल का, पर जब हवा के साथ रहेगा बेटा तो कैसा काम करेगा, सघन का, ठीक है। जब हवा और जल लेके माध्यम चलेंगे बेटा तो उस कंडीशन में जल हर समय सघन रहेगा और हवा हर समय विरल रहेगी। इन दोनों को, कांच को लेंगे और बेटा हवा को लेंगे, कांच और हवा लेंगे तो कांच तो हमारा सघन है और हवा विरल, यानी हर समय ये सघन और हर समय ये विरल, यही परेशान करता है। जब इन दोनों कांच के साथ रहेगा जल तो हो जाएगा विरल, और जब हवा के साथ रहेगा जल तो हो जाएगा सघन, ठीक है। और हमने आपको एक चीज बताया था बेटा कि जब भी प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या करती है, अभिलंब से पास होती है, अभिलंब
की तरफ झुकती है या पास होती है, या जब हम सघन से विरल में जाएंगे तो अभिलंब से दूर हटेगी। ठीक है बेटा, हम यहाँ पे एक अभिलंब बनाते हैं, एक बस हालो डायग्राम। और ये क्वेश्चन कितने लोगों ने सॉल्व आउट किया था, मैं कमेंट करिए तुरंत बेटा। ठीक है, अब देखिए, कांच क्या है बेटा, सघन है, हवा क्या है, विरल है। निकलना तो इसको ऐसे चाहिए था, निकलेगी कैसे, इस तरह से निकल जाना चाहिए था। और पहला माध्यम क्या है बेटा, सघन, दूसरा का माध्यम क्या हो गया, विरल। जब सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से क्या होगी बेटा, दूर हटेगी। अविलंब से क्या होगी, दूर हटेगी। जाना चाहिए था इसे, पर जा रही है इधर की तरफ से। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? कितने लोगों का ये वाला फिगर बना था, कमेंट करिए। प्रकाश किरण आ रही थी यहाँ पे बेटा, माध्यम अलग हुआ, ये विरल है और ये सघन है, तो जाना तो इसको इधर से चाहिए था, पर जाएगी कहाँ से बेटा, इधर से। जाएगी कहाँ से, इधर से। जाना चाहिए था, तो जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर भागेगी, जब विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब के पास आएगी। क्लियर है? इस वाले टर्म में क्या होगा बेटा, दूर भागेगी कि पास आएगी, कमेंट करिए। निकल रही थी बेटा, पर ये विरल है और ये सघन है, तो क्या काम करेगी, अविलंब के पास आएगी। क्लियर है कि नहीं यहाँ तक? आगे का देखते हैं बेटा। ऊपर माध्यम कैसा हो गया, ये वाला माध्यम कैसा है, ये हमारा माध्यम हो गया बेटा, कांच है तो सघन, ये कांच है तो सघन। इन दोनों में सघन कौन है, जल है कि कांच है, जल हमारा क्या होगा बेटा, सघन। क्लियर है? अब हम देखते हैं बेटा, जल यहाँ पे क्या हो जाएगा, विरल। जल क्या होगा बेटा, विरल। यहाँ पे हवा क्या हो जाएगी बेटा, विरल। ठीक है, सघन से जब प्रकाश किरण विरल में आएगी तो अभिलंब की, अभिलंब से क्या करेगी बेटा, दूर हटेगी। अभिलंब से क्या होगा, दूर हटेगी। ये वाला पैटर्न, अभिलंब से दूर हटी। अगली कंडीशन बेटा, जब प्रकाश किरणें विरल से सघन में आएंगी तो क्या होगी, अभिलंब के पास होंगी। अभिलंब के क्या करेगी बेटा, पास जाएगी। क्लियर है? अभिलंब के क्या हुआ, पास गई। और अगला और लास्ट वाला पॉइंट है बेटा, इसको समझते हैं। सघन है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। क्या करेगा बेटा, अभिलंब से दूर हटेगा। ये कितने लोगों ने किया था और सब किसका पूरा सही है, जिसका पूरा सही है हैशटैग विवेक सर, कमेंट ऑन, कमेंट करिए तुरंत बेटा, हैशटैग विवेक सर। जिनका 3 सही था वो 3 नंबर, जिनका 2 सही था वो 2 नंबर, जिनका 1 सही था वो 1 नंबर, जिनका 5 सही था वो 5 नंबर। कमेंट करिए बेटा कमेंट बॉक्स में, जैसे पता चले कि आप भी पढ़ रहे हैं, आप भी हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं बेटा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। तो बेटा अब हमारा स्टार्ट होगा टॉपिक, जो आज की हमारी क्लास चलेगी बेटा, कांच के स्लैब के कारण अपवर्तन का नियम। हमारी जो हेडिंग बनेगी बेटा, कांच के स्लैब के कारण
अपवर्तन का नियम। ठीक बेटा, या हम इसको बोल सकते हैं बेटा, इसको हम बोल सकते हैं क्या, प्रकाश के उत्क्रमणीयता का नियम। ठीक बेटा, तो यहाँ पे क्या होगा, हमको अभी तक हमने अपवर्तन जो पढ़ा था बेटा, वो अपवर्तन सिर्फ एक बार मिल रहा था दो माध्यम के बीच में। अब जो हम पढ़ेंगे उसमें हम दो बार अपवर्तन पढ़ेंगे, दो बार कंडीशन अपवर्तन वाली आपको दिखेगी। यहाँ पे हमने कांच का स्लैब ले रहे हैं, रीजन ये है बेटा कि पानी भी हम ले सकते हैं, पर दिक्कत ये होगा कि पानी को उस हिसाब से रखना थोड़ा सा जटिल हो जाएगा कांच के कंपेयर में। कांच को हम चाहे तो यहाँ पे भी स्टेबल कर सकते हैं, और पानी को हम यहाँ पे स्टेबल करेंगे पर कोई ना कोई कंटेनर होगा। कांच के लिए कंटेनर की कोई जरूरत नहीं, तो कोई भी बर्तन नहीं चाहिए होता, उसका तो शेप ही थोड़ा सा हार्ड होता है। सॉलिड का टर्म है ना, लिक्विड के टर्म को रखने के लिए आपको एक चीज याद रखिए बेटा, कंटेनर चाहिए, तो थोड़ा सा अपवर्तन देखने की में दिक्कत होगी। यहाँ पे हमको कांच का जो स्लैब लेते हैं, स्लैब का मतलब होता है टुकड़ा, ये क्या बेटा, टुकड़ा से, ठीक है, टुकड़ा लेते हैं, आयताकार लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, आगे हम फिगर ड्रा करते हैं बेटा, उसके बाद कंडीशन देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ये हमारा बेटा क्या है, कांच का एक टुकड़ा, आयताकार टुकड़ा हो गया। ठीक है, ये कांच हो गया, इधर बेटा हवा, इधर क्या है बेटा, हवा। अगर हम कांच सपोज करिए यहाँ रखते हैं, अगर कांच को हम मान लेते हैं ये कांच है, अगर इसको हम यहाँ रखते हैं तो इसके ऊपर भी हवा, इसके नीचे भी हवा होगी। तो अब इस कंडीशन में ऊपर से आएगा प्रकाश, इसमें पड़ेगा तब क्या होगा, फिर यहाँ से इधर निकलेगा तो क्या होगा। कांच जो है बेटा पारदर्शी हम ले रहे हैं, अपवर्तन में आपको पहले ही स्टार्टिंग में ही बताए थे तीन माध्यम में अपवर्तन मिलेगा। पहला पानी, दूसरा का हवा, तीसरा बेटा कांच हमने लिया था। इन तीनों में ही अपवर्तन की घटना मिलेगी। बात यह है कि पारदर्शी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि रंगीन कांच आपने ले लिया जो खिड़कियों में लगता है, सर इसमें तो हो ही नहीं रहा है बेटा। पारदर्शी की बात हुई, अल्प पारदर्शी अपारदर्शी की बात नहीं हुई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए, तो ये कैसा माध्यम का काम करेगा बेटा, सघन की तरफ। ये कैसा होगा बेटा, विरल। ये कैसा होगा, विरल। ठीक है, हम ये कह रहे हैं बेटा कि इधर से प्रकाश किरण आ रही, ठीक है, ये प्रकाश किरण आ रही है। सपोज करिए, आपको जब हमने परावर्तन पढ़ाया था बेटा, तो उसमें आपको डिफाइन कराया था प्रकाश के गुण में, एक पॉइंट हमने बताया था, प्रकाश किरणें सीधी रेखा में चलती है। कैसे चलती है बेटा, सीधी रेखा में चलती है। अब मान लीजिए कांच का स्लैब यहाँ पे नहीं होता, कांच का टुकड़ा नहीं होता, तो ये क्या होता, प्रकाश किरणें यहाँ से आ रही तो ये यहाँ पे इधर की तरफ निकलेंगे बेटा, यही होता। पर बीच में हमको कांच का स्लैब मिला, तो उस कंडीशन में क्या होगा बेटा, उसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। ठीक है, ठीक बेटा, हम अभी नीचे का नहीं देख रहे हैं, हमने यहाँ पे देखा। ठीक, तो ये वाली प्रकाश किरण तो नहीं होगी। अभी जस्ट हमने कंडीशन पढ़ी थी, उस कंडीशन में हमने देखा था कि अगर विरल से सघन में प्रकाश किरण जा रही है, विरल से सघन में, विरल से सघन में आ रही है, तो अभिलंब की तरफ क्या होगी बेटा, थोड़ा सा झुकेगी, थोड़ा सा क्या होगी बेटा, बेंड होगी, अभिलंब की तरफ झुक गई। इससे पहले भी आपको हमने बताया था कि जब भी प्रकाश किरण विलंब विरल माध्यम से सरल माध्यम सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब के पास होती है। ये देखिए, जाना तो इसको इस तरह चाहिए था, और ये झुक के पास हो गया बेटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये कोण क्या बनेगा बेटा, ये कोण आई, ये कोण
आर बनेगा। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। इसके बाद बेटा क्या पॉइंट बनेगा, अब ये प्रकाश किरण यहाँ पे आई, इस पृष्ठ पे आई है, तो जैसे नीचे की तरफ आएगी तो वहां से बाहर तो निकलेगी। तो अब बाहर निकलने के लिए बेटा ये निकली यहाँ से। अब एक बात याद रखिए बेटा, देखो एक घटना तो यहाँ पे मिला अपवर्तन का, दूसरा केस यहाँ पे मिलेगा अपवर्तन का, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट एक बार अपवर्तन हुआ, अब एक बार और यहाँ पे भी निकलेगा बेटा, इस सेकेंड टाइम है। इससे पहले हमने जो भी पढ़ा था एक बार अपवर्तन मिला था, यहाँ पे क्या बेटा दो बार, एक ही साथ दो बार दो घटनाएं मिलेंगी, तो ये चीज नोटिस करिए बेटा, ठीक है। ठीक है, जानो तो इसको इस तरह से चाहिए था, शुरुआत में अगर कांच का स्लैब हटा दे तो ये सीधे निकल रही थी, पर जैसे कांच का स्लैब आया बेटा तो पहला अपवर्तन यहाँ पे हुआ, पहले जो ये पृष्ठ बना वहां पे विरल से सघन में गया तब, फिर इसके बाद जब सघन से विरल में जा रहा है तब भी दो बार अपवर्तन हुआ। अब एक बात याद रखिएगा बेटा, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा, ये कोण कितने का होगा बेटा, कोण आई का, सॉरी यहाँ पे कोण आर, कोण क्या बनेगा बेटा, आर बनेगा। ये जो दो ये कोण है ये क्या है, कोण आर है, यहाँ पे थोड़ा छोटा सा लिखे बेटा, ये कोण आई का, ठीक है। अब कंडीशन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बेटा, हम पहले इस बिंदु को लेकर सॉल्व करेंगे, बाद में हम इसको, ठीक है। हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, हमने केस फर्स्ट देखा, हम क्या कर रहे हैं बेटा, इसमें जो पहला बेटा बना है बेटा तो हमने इसको देखा, केस फर्स्ट को देख रहे हैं, ठीक है। हमने केस फर्स्ट इस वाले को दिए, सेकंड केस इसको, ठीक है। तो हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, ए एन जी इक्वल टू साइन आई अपान में साइन आर। हमको इस नीचे के मैटर से मतलब नहीं बेटा, हमको बस इस पॉइंट को देखना है, यहाँ पे जो क्या हो रहा है वो पॉइंट हमने पढ़ा। तो कोण आई आपतन कोण, अपवर्तन कोण, अपवर्त आपतन कोण, अपवर्तन कोण, इन दोनों के टर्म को हम एक को रिलेट करते हैं तो अपवर्तन का नियम बनता है बेटा, स्नेल का नियम भी इसी को कहते हैं। तो साइन आई अपन में साइन आर, इसको हम क्या पढ़ेंगे, हवा के सापेक्ष कांच का यानी ग्लास का अपवर्तनांक, पहली केस बनी। समीकरण इसको क्या लेंगे बेटा, एक। अगर हम केस सेकेंड देखें, केस सेकेंड देखते हैं बेटा, तब क्या होता है, अब दूसरी कंडीशन क्या होगा बेटा, कांच के सापेक्ष, यहां पे लिखेंगे बेटा कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक। तो अब इसको डिफाइन करने के लिए हम क्या काम करेंगे बेटा, पहले लेंगे जी एन फिर ए, ग्लास के यानी कि कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक, ये होगा बेटा साइन आर अपान में साइन आई, समीकरण दो, ठीक बेटा, समीकरण दो। अब हम देखते हैं समीकरण एक और दो से, दो में समीकरण एक में दो का गुणा करने पर, गुणा करने पर
तो जब गुणा करेंगे बेटा तो हम क्या कर सकते हैं, ए एन जी मल्टीप्लाई जी एन ए इक्वल टू, लेफ्ट का लेफ्ट में, राइट का राइट में, तो साइन आई अपान में साइन आर, इसका गुणा करते बेटा साइन आर अपान में साइन आई। ठीक है, अभी से साइन से साइन कैंसिल, साइन आर से साइन आर कैंसिल, अब यहाँ पे बचेगा क्या बेटा, ए एन जी मल्टीप्लाई जी एन ए इक्वल टू कितना 1। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसको देख लेते बेटा, यहाँ पे देखते हैं, इसको लिखते हैं, तो ए एन जी इक्वल टू, देखो यहाँ मल्टीप्लाई उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड में 1/के जी एन ए, यानी दोनों माध्यम से, देखो बेटा पहले में हमने हवा लिया था, फिर कांच लिया था, फिर अब अगले वाले में हमने क्या लिया बेटा, कांच लिया और हवा लिया। अगर माध्यम को ऊपर नीचे करते हैं तो कंडीशन हमारी इक्वल होगी, पर व्युत्क्रम के टर्म में हमारा क्या होगा, माध्यम जो इक्वल होगा वो किसके टर्म में बेटा, व्युत्क्रम के टर्म में। अगर हम जैसे कि ये इस कंडीशन में देखें तो ये विरल और सघन, हवा और कांच है, और यहाँ पे देखें तो बेटा सघन और विरल, यहाँ पे भी कांच और हवा है, दोनों का अगर मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमारा जो होगा अपवर्तनांक का मान कितना होगा बेटा, ये वाला टर्म। ठीक है, कि अगर हम पहले माध्यम पहले अपवर्तनांक का दूसरे अपवर्तनांक के साथ गुणा करते हैं, कंडीशन ये है कि कांच के स्लैब पे या कोई ऐसा माध्यम लेते हैं जिसमें जो माध्यम ले रहे हैं वो दोनों काम कर रहा हो एक साथ, तब का जो कंडीशन होगा बेटा वो सॉल्व आउट करेंगे तो वो हमारा मान 1 आएगा, मल्टीप्लीकेशन में 1 आएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और तुरंत इस पे एक क्वेश्चन करते हैं बेटा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। हवा का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक 3/4 हो, 3/4 हो, 4 है लिखना, 3/4 है, जबकि जल का हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक 4/3 हो तो ठीक बेटा। अभी तो हमने एक ओरल टर्म में हमको ये देखना है कि क्या ये सच में ये जो घटना होगी बेटा वो इक्वल 1 की आती है या नहीं आती। जैसे इसमें हमको इस तरह का 2 ठो अपवर्तनांक दिया क्वेश्चन में, अगर 2 ठो अपवर्तनांक दिया, अगर उसका हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो उस कंडीशन में अगर उसका मान अगर 1 आता है बेटा, तो यानी कि वो अपवर्तनांक जो कंडीशन है वो सही है, सेटिस्फाइड है। और बात एक याद रखिएगा बेटा, जो लाइट हम भेज रहे हैं वो लाइट जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे दूसरी लाइट पकड़ भेज के हमने देखा, यहाँ पे दूसरी लाइट पकड़ के भेज के देखा, तब नहीं बेटा, एक ही लाइट हो वो उसके बाद उसके साथ अगर यहाँ पे भेज दिया, अपवर्तन की घटना हो गई, वही लाइट आगे बढ़े, ठीक है, तब की बात अलग रहेगी बेटा। ये कि नहीं यहाँ पे हमने मान लेते ग्रीन कलर की लाइट भेजा तब अपवर्तन हुआ, फिर रेड भेज देंगे तो अलग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उनकी आवृत्ति अलग होगी, तरंगदैर्ध्य अलग होगी, और फिर उनकी चाल अलग होगी बेटा। ठीक है, तो उसमें दिक्कत होगी, ये चीज नोटिस करिए बेटा। सोल्यूशन दिया है, क्या क्या दिया बेटा, जल का सॉरी हवा का जल के सापेक्ष, तो ए एन जी का मान कितना दिया बेटा, 3/4।
और फिर दिया है जल का हवा के सापेक्ष। तो जी एन ए का मान दिया है 4/3। ठीक है, हम जानते हैं ए एन जी इक्वल टू 1 में जी एन ए। ठीक बेटा। ए एन जी का मान कितना है? 3/4। और इसका मान कितना है बेटा? 4/3। मान को पलट देंगे तो 3/4 इक्वल टू 3/4। आर एच एस और एल एच एस दोनों बराबर आया कि नहीं आया? बराबर आया ना? सही है। या इसका डायरेक्ट फॉर्म में हम अगर मल्टीप्लाई कर लेते यहाँ पे इस तरह भी कर सकते थे, ए एन जी मल्टीप्लाई में जी एन ए इक्वल टू 1। उस कंडीशन में जब करते थे बेटा, ए एन जी का मान है 3/4 मल्टीप्लाई में जी एन ए का मान है 4/3 बराबर में 1। तो इससे ये कट गया, 1/1 का मान 1 होता है। ये आंसर। दोनों कंडीशन सेम है। इन दोनों को भी काटेंगे तो दोनों का मान क्या आएगा? 1/1 आएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं बेटा तो नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट इसका लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और बेटा, ये चीजें हमने जो देखा था वो तो देख लिया बेटा। अब इसमें थोड़े से महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट देखते हैं, फिर इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है। एक चीज नोटिस और करिएगा, आपतित किरण अगर विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब के पास आएगी, अगर सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर जाएगी। बेटा इस पूरे प्रोसेस में इसको हम कहते हैं निर्गत किरण। इस वाली किरण को हम कहते हैं निर्गत किरण। और शुरुआत वाली जो लाइन होती है बेटा, उन दोनों किरणों का अगर हम देखें, दोनों किरणों के बीच रिलेशन देखें तो ये एक दूसरे के क्या होंगे बेटा? पैरेलल होंगी, समांतर चलती है। ठीक है। और एक चीज और नोट डाउन करते हैं महत्वपूर्ण बिंदु में। सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का होता है। सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है बेटा? हीरा का। सबसे कम अपवर्तनांक निर्वात का होता है। सबसे अधिक अगर अपवर्तनांक की बात हो रही है बेटा, तो सबसे अधिक अपवर्तनांक जो बेटा वो किसका होगा बेटा? हीरे का होगा। और सबसे कम अपवर्तनांक की बात हो रही है तो किसका हो रहा है बेटा? ये हमारा निर्वात का होगा। इसका मान होता है 1 और इसका मान होता है 2.43। देखिए बेटा, निर्वात और हवा में थोड़ा सा अंतर होता है। अगर यहाँ पे हमने हवा ले लिया होता तो हवा का जो अपवर्तनांक आता है बेटा 1.003 आता है। हवा का अपवर्तनांक 1.003 आता है। ठीक है बेटा, नोट डाउन करिए।
और इसी में बेटा हमने एक और चीज ऐड करते हैं, कांच का होता है बेटा 1.5, या उसको हम लेते हैं 3/2, और जल का होता है बेटा 1.33, या इसको हम ले सकते हैं कितना 33/100, जो भी हो सकता है, नोट डाउन करें। ठीक है बेटा, तो एक पॉइंट और देखते हैं, स्टार पॉइंट। इसमें जो होगा बेटा सॉरी, एक ही पदार्थ के लिए के लिए रंगों का रंगों का अपवर्तनांक, जैसे हम ये कह रहे हैं एक ही पदार्थ में बेटा कांच ले सकते हैं, या तो हम ले सकते हैं क्या, हवा ले सकते हैं, या तो हम ले सकते हैं जल। इन तीनों में अगर रंगों के हिसाब से देखें तो सबसे अधिक होगा बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक। ठीक है बेटा, बैगनी रंग। और सबसे कम लाल रंग। ठीक है बेटा, तो सबसे अधिक अपवर्तनांक अगर किसी का होगा तो वो बैगनी रंग का होगा, सबसे कम होगा बेटा तो वो किस रंग का होगा, लाल रंग का होगा। तो यहाँ पे बेटा हमारा अपवर्तन के लिए पूर्ण विराम लगाते हैं। अब अपवर्तन से रिलेटेड ही एक बात याद रखिए, अपवर्तन से रिलेटेड ही अब हम पढ़ेंगे बेटा लेंस, क्योंकि लेंस भी होता है क्या, कांच का भी पैटर्न बनता है, वहां पे अपवर्तन की घटना आपको मिलेंगी। ठीक है, तो वो एक बात ये हो गई बेटा कि जो दर्पण होता है उसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, जबकि लेंस जो होता है उससे हम दूसरे का चेहरा देखते हैं। क्लियर, दर्पण का यूज हम अपना चेहरा देखने के लिए करते हैं, अपना मुंह देखने के लिए, और जो लेंस होता है उससे हम दूसरे का चेहरा देखने के लिए उसका यूज करते हैं बेटा। और इसका यूज हम कब करते हैं, जब हमारी आंख में किसी प्रकार का दोष उत्पन्न होता है तब हम करते हैं। मुख्यतः जो लेंस होता है बेटा वो दो टाइप का होता है, एक होता है उत्तल और एक होता है अवतल। जैसे वहां पे जो दर्पण होता था उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, उसी तरह बेटा यहाँ पे उत्तल लेंस अवतल लेंस। ठीक है, अरे इसको समझते हैं बेटा। देखिए मुख्यतः लेंस दो ही टाइप का होता है, उसको हम कन्वर्ट करके कई टाइप में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उसके हिसाब से हम एक चीज ये नोटिस करते हैं कि ये जो लेंस है, लेंस के अकॉर्डिंग दोनों टाइप को हम अभी देखते हैं, और फिर ठीक है, तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं इसमें एक चीज नोटिस करिएगा बेटा। पहला होता है दर्पण जिसे पढ़ते थे वैसे उत्तल लेंस, आज बस इसका इंट्रो होगा बेटा, कल इसके बारे में चर्चा और करेंगे। अवतल लेंस, ठीक है। तो जो उत्तल लेंस होता है बेटा, उत्तल दर्पण क्या होता है,
दर्पण के बारे में भी बात हो रही है। ये हमारा उत्तल दर्पण है और ये हमारा क्या बेटा, अवतल दर्पण होता है। ये भी कांच ही होता है, पीछे से हम पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, पेंट करना पॉलिश कर देते हैं, इसकी वजह से वो दर्पण का टर्म बन जाता है। पर अब हम क्या काम करेंगे बेटा, यहाँ पे एक गोला से काम हो रहा था, पर अब वहां पे कांच के दो गोले लगेंगे। ठीक है, चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे वो अवतल लेंस हो। तो देखो, ये हमारा बेटा होगा उत्तल लेंस। ये हमारा कौन सा लेंस हो गया बेटा, उत्तल लेंस। जबकि ये कौन सा लेंस होगा बेटा, ये हमारा जो लेंस होगा, ये हमारा लेंस है अवतल। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? ये उत्तल और ये अवतल। ठीक है, एक चीज और नोटिस करिए बेटा, इसमें एक को अभिसारी बोलते हैं और एक को अपसारी बोलते हैं। ठीक है, देखो, इसको बेटा हम बोलेंगे अभिसारी लेंस। ठीक है, और इसको अपसारी लेंस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जब हम अपसारी किरण पुंज पढ़ रहे थे परावर्तन में बेटा, तो वहां पे हमको क्या था, अपसारी, अपसारी किरण पुंज का मतलब ये होता था बेटा, एक बिंदु से प्रकाश किरणें चारों तरफ फैलती हुई प्रतीत हो रही हैं। क्या हो रही है बेटा, चारों तरफ फैलती हुई प्रतीत हो रही है। यानी इससे मतलब ये बताया जा रहा है कि भैया फैल रहा है, एक बिंदु से फैलता हुआ प्रतीत होगा। तो अब जो अवतल लेंस है बेटा, अवतल लेंस का टर्म देखो, यहाँ पे जा रहा है बाहर की तरफ, इधर फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, अपसारी। और अभिसारी का जो टर्म था, अभी अभिसारी का जो टर्म था बेटा, उस अभिसारी के टर्म में क्या हो रहा था कि एक बिंदु पर प्रकाश किरणें क्या हो रही है बेटा, आके मिल रही हैं। तो यहाँ पे याद रखने के लिए एक चीज याद रखिए बेटा, कोना देखते हैं तो इसके देखिए, इधर से भी ये लाइन गई, इधर से भी ये लाइन गई, तो ये दोनों कहाँ पे जाके मिल रही है कि नहीं, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, अभिसारी। याद रखने का ट्रिक पकड़ते हैं बेटा, क्वेश्चन में जनरली अवतल और उत्तल लेंस कम देता है, जबकि ज्यादातर हमको अमाउंट पे अभिसारी और अपसारी देता है। क्यों? क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है। तो कंफ्यूजन हमको रखना ही नहीं, किनारा पकड़ो ना। जब अवतल दर्पण होगा, सॉरी अवतल लेंस होगा बेटा, तो अवतल लेंस में क्या होता है कि जो किनारे पे क्या होगा बेटा, बाहर की तरफ जो किनारा होगा, तो किनारे पे क्या हो जाएगा बेटा, फैलता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो इसको अपसारी कह लेंगे। यहाँ पे किनारे पे क्या हो रहा है बेटा, मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, सिकुड़ता हुआ प्रतीत हो रहा है, चपकता हुआ सब प्रतीत हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, अभिसारी। यहाँ तक दिक्कत है किसी को? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और एक चीज और याद रखते हैं बेटा, आपको जो ये पैटर्न है, इसमें दर्पण से कोरिलेट करके हमको पढ़ना है। इसमें भी ध्रुव मिलेगा, इसमें भी फोकस मिलेगा, इसमें भी मुख्य अक्ष मिलेगा, इसमें भी फोकस दूरी मिलेगी। बस बशर्ते बात एक ही और याद रखिएगा बेटा, इसमें वक्रता केंद्रों की संख्या 2 होगी दर्पण में, जबकि एक होती थी। क्यों? क्योंकि बेटा, ये जो अगर हम इसको इस तरह कहीं गोला बनाए तो इसका एक ही गोला है, इसको अगर इधर करें तो इसका भी कोई एक ही गोला है। बट समस्या यहाँ पे देखिए बेटा, अगर हम इसको इधर की तरफ मोड़ते हैं, थोड़ा सा गंदा बन रहा है, यहाँ पे बनाते हैं बेटा, अगर हम यहाँ से इसको हटा देते तो ये हमारा लेंस उत्तल बन जाएगा। पर इसको कंप्लीट करिए बेटा, तो इसका यहाँ से यहाँ तक इसका केंद्र एक अलग होगा, इसका केंद्र एक अलग होगा। होगा कि नहीं होगा? यानी यहाँ पे दो ठो केंद्र मिलेगा। वही कंडीशन सेम इसमें भी होगी। इसमें भी इधर देखिए बेटा, इसके लिए यहाँ पे केंद्र मान लेते C1 है, अभी इसके लिए इधर C2 है। जब केंद्र दो ठो मिला बेटा, तो फोकस भी तो दो ठो मिलेगा। जैसे यहाँ पे C था तो यहाँ पे F मान लेते थे, तो यहाँ पे क्या मान लेते हैं, अगर हमने इसको C1 माना तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा बेटा, F1 हो जाएगा, यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। उसी तरह इसका भी होगा, इधर इसका C1 है तो इधर इसका F1 होगा, इधर C2 है तो इधर F2 होगा। अच्छा ये बताइए, हमको और कुछ नहीं देखना है,
देखते हैं कि सच में पढ़ाई हो रही है कि नहीं आपकी हो रही है, कमेंट करिए बेटा। ठीक है, हमको अभी तक और कुछ नहीं देखना है, सारा चीज हटाते हैं। ठीक है, अब हमको ये बताइए, अगर बेटा क्लियर होगा आपका, आपने पढ़ा होगा, तो उस चीज को नोटिस करिए, इन दोनों में, इसमें या इसमें, लेंस ये कौन सा है, उत्तल, और ये लेंस कौन सा है, अवतल। इन दोनों में ये बताइए बेटा कि पहले वाले में हमने ए लेना है, ए हम ले रहे हैं किसको, या उत्तल में, उत्तल दर्प लेंस में, उत्तल लेंस में F1 प्लस में होगा या माइनस में, F1 प्लस में होगा या माइनस में, कमेंट करिए। F1 हमारा क्या होगा बेटा, प्लस में। F1 क्या हो, कैसे होगा, प्लस में। क्यों, क्योंकि वो राइट हैंड की तरफ है, वो किधर है, हमारे राइट हैंड की तरफ। अगर हम ग्राफ के अकॉर्डिंग देखें, तो ग्राफ में क्या होता है, इधर एक्स होता है, इधर एक्स डैश, इधर हमारा वाई होता है और इधर वाई डैश होता है बेटा। तो ये मान के इधर का आता है, ये प्लस आता है, ये एक्स पे क्या होता है, प्लस होता है, इस पे क्या होता है, ये बेटा माइनस होता है, इस पे क्या होता है, ये माइनस होता है, इस पे क्या होता है बेटा, ये प्लस होता है। तो यानी कि F1 का मान क्या होगा बेटा, प्लस में। अच्छा, तो यहाँ पे F1 का मान क्या होगा, कमेंट करिए। यहाँ पे F1 का मान क्या होगा, प्लस या माइनस लेंगे। इसको इस तरह समझते हैं बेटा कि इसको हमने जो रखा है बेटा, यहाँ से इसको इस तरह रख दिया। अब देख लो, उसी तरह इसको भी रखते हैं, इसको रख दिया हमने, इसको इधर से काट दिया। अब देख लो, ये हमारा यक्स हो गया, ये हमारा यक्स डैश, ये हमारा वाई डैश, ये हमारा वाई हो गया। तो F1 क्या लेंगे, कमेंट करिए। F1 क्या लेंगे, माइनस लेंगे। यहाँ पे F1 माइनस में, यहाँ पे F1 ये प्लस में लेंगे बेटा। ठीक है, जबकि यहाँ पे F2 माइनस में लेंगे बेटा, और यहाँ पे F2 प्लस में लेंगे। कोई दिक्कत है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे, और कल की हमारी जो टॉपिक बनेगी बेटा, वो लेंस बनेगा। लेंस का वहां पे डिफिनेशन देखा जाएगा, टाइप्स देखते हैं, और इसके द्वारा हम प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। उससे पहले इसके कुछ मेन पॉइंट है, जैसे F1 F2 F3, सॉरी F1 F2, वक्रता केंद्र C1 C2, मुख्य अक्ष, ध्रुव, ये सारी की सारी चीजें, ध्रुव नहीं होता वहां पर, प्रकाशित केंद्र होता है। सारी की सारी चीजें हम लोग कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे, कल के लेक्चर में डिस्कस होगा बेटा। अगर ये टॉपिक नहीं क्लियर थी कि किधर माइनस लेंगे किधर प्लस लेंगे बेटा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाके हमारा पहला वीडियोस देखना स्टार्ट करिए बेटा। अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, कंटिन्यू प्रोसेस में अगर आपने देख लिया बेटा, तो कोई भी टॉपिक दिक्कत नहीं करेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।